हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। और महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। मैंने एक क्लास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी। आज मैं उसी श्रेणी में एक नए व्यक्तित्व की चर्चा करूंगा जो हाल फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा में है और लगभग भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा, कहा जाए कि मसीहा है या भारतीय राजनीति का एक नया शिल्पकार है। और जिसकी विरासत को लेकर के आज के समय में हर राजनीतिक दल उनसे कुछ ना कुछ लेना चाहता है या उनका उपयोग करना चाहता है। मैं बात कर रहा हूं मान्यवर काशीराम के बारे में, जिन्हें हम मान्यवर कहते हैं या कह लीजिए कि बहुजन नायक कहते हैं। ये दो शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आखिर काशीराम हैं कौन, क्या थे और इनका भारतीय राजनीति में, भारतीय व्यवस्था में क्या योगदान है। लेकिन उन सबसे ज्यादा अगर मैं चर्चा करूं तो भीमराव अंबेडकर के बाद में अगर दलित व्यवस्था के अंतर्गत, दलित चेतना के अंतर्गत अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो है आपके काशीराम। इसलिए इन्हें दलितों का मसीहा और भारत के रत्न कहा जाता है। मैं बात भारत रत्न की बात नहीं कर रहा हूं कि भारत रत्न की उनको भारत सरकार की तरफ से उनको दिया जाए, सम्मान दिया जाए, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बल्कि मैं बात कर रहा हूं कि इन्हें भारत का रत्न क्यों कहा जाता है और क्यों कहा जाना चाहिए। ये बात आप लोग खुद डिसाइड करिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, वास्तव में इन्होंने कुछ बेहतरीन करने की कोशिश की थी या कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी जो हर वर्ग के व्यक्ति को सोचना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, काशीराम एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में किसी वर्ग विशेष को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सभी वर्ग के लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए। हो सकता है कि उनकी कुछ बातें चुभें या हो सकता है कि उनकी बातें कुछ को अच्छी लगें, लेकिन हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर के उनके सभी बातों को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक उनकी बातों का सही आकलन हम कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए इसको किसी भी वर्ग विशेष के पक्ष या विपक्ष में ना समझा जाए, बल्कि इसको समझा जाए कि हम भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। काशीराम भारत के रत्न, दलित चेतना के शिल्पकार, जिसमें उन्होंने भारतीय राजनीति को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश की थी। ओके, तो इसमें इसको स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इस समय आप लोगों के लिए मेरे साथ इतिहास वैकल्पिक विषय का बैच ज्वाइन करने के लिए, जो कि नया बैच शुरू हो रहा है आपका 6 अप्रैल से। अगर आप मेरे अंडर में रह करके 60% यानी कि कह लीजिएगा कि 300 प्लस अंक लाना चाहते हैं मेरी गाइडेंस में, तो फटाफट हिस्ट्री ऑप्शनल को चूज करिए। और इस समय 60% ऑफ प्लस मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि डबल वैलिडिटी का ऑफर भी आप लोगों को इस समय मिल जाएगा। डबल वैलिडिटी का ऑफर, तो इसको आप चूज कर सकते हैं एम के लाइव कोड के माध्यम से, जिसमें आपकी कंप्लीट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू डिस्कशन, एवरीथिंग, नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और ध्यान रखिए ये 27 तारीख तक था, लेकिन इसको बढ़ा करके 31 मार्च तक कर दिया गया है इसको। तो ये सभी कोर्सेज पे अवेलेबल है, ये डिस्काउंट ऑफर प्लस डबल वैलिडिटी। लेकिन साथ के साथ अगर आप चाहेंगे तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए स्पेशल है। ओके, मेरे गाइडेंस में रह करके आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, जीएस के लिए आप करना चाहते हैं तो जीएस के किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं डबल वैलिडिटी और 60% ऑफ के लिए, तो आप फटाफट एम के लाइव कोड के साथ इसको आगे बढ़ा सकते हैं मेरे साथ, मेरी गाइडेंस में रह करके। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको प्री मेंस, फाउंडेशन, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग और आपके मटेरियल बुक्स वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप बैच ज्वाइन करिए हमारे साथ, हमारे गाइडेंस में, हमारे दिशा निर्देशन के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके,
किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मेल आईडी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट के लिए एम के लाइव कोड ज़रूर लगाइएगा और मैं चाहता हूँ कि मेरी गाइडेंस में आप रहें, जिससे कि आप सफल और असफलता और एक अचीवमेंट के साथ गाइडेंस ले पाएँ। मैं चाहता हूँ आपको गाइड करूँ। तो जल्दी कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस क्लास की पीपीटी वगैरह सब कुछ मिल सके। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। काशीराम जी एक बहुत ही साधारण जीवन से असाधारण बहुजन नायक बने थे। इनका जन्म हुआ था 15 मार्च, इसी महीने में इनका हुआ था, इसीलिए मैंने इस मंथ में इनके बारे में चर्चा करने की कोशिश की है। 15 मार्च 1934 खवासपुर, रोपड़, पंजाब में। पंजाब के रहने वाले हैं, तो रामदासिया सिख परिवार से आते हैं। रामदासिया सिख परिवार में इन्होंने बीएससी किया गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से और उसके बाद पूना में 1957 से लेकर के 1971 तक वहां पर डीआरडीओ में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब किया और यहां तक इनके साथ में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी, ना इनके साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव था। हाँ, इनको नाम जरूर दिया जाता है कि ये मान्यवर थे, बहुजन नायक थे, सारी चीजें थी, लेकिन इनकी प्रेरणा अंबेडकर थी। लेकिन कैसे अचानक नहीं आई? अचानक ये प्रेरणा नहीं आई है, बल्कि कई सारी चीजें इनके साथ में घटी हैं, तब जाकर के ये उस रास्ते पर चले जहां पर हम सोच रहे हैं। यानी कि अच्छी खासी नौकरी करने के बाद में एक्चुअली में एक घटना होती है। डीआरडीओ में इनके एक मित्र थे, जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए अप्रैल में छुट्टी चाहिए थी, जिसको वहां के स्टाफ ने, वहां के मैनेजमेंट ने सिर्फ इसलिए उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी कि अंबेडकर के लिए हम छुट्टी नहीं दे सकते सेलिब्रेट करने के लिए, और बाकी अन्य त्योहारों पर सबको छुट्टियां मिलती थी, उसको नहीं मिली। तो ये बात इनको बुरी लगी कि भाई, वो अगर अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी मनाना चाहते हैं तो छुट्टी उनको दे दीजिए। भाई ठीक है, बाकी अन्य त्योहारों पर छुट्टी मिलती है तो अंबेडकर के लिए क्यों नहीं? भाई दलित वर्ग के लिए तो अंबेडकर एक किसी तरीके से भगवान से कम नहीं है। और ये बात मैंने पिछले एक सेशन में आप लोगों को बताई थी कि वो भगवान क्यों? क्योंकि अंबेडकर वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जिस वर्ग के पास कभी भी कुछ भी नहीं था, उसके लिए आवाज उठाई थी। चाहे वो महार सत्याग्रह हो या मनुस्मृति जलाने का कंसेप्ट हो या उनके लिए लड़ने की क्षमता हो या कुछ भी हो, एवरीथिंग। तो वो उस तरीके से चीजें थी। तो ये बात तो आई। अब कंडीशन यहीं से इनके बीच में एक चर्चा आई कि आखिर ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? और इसी भेदभाव ने इन्हें ले जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और 1965 में डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का गहन अध्ययन किया। ये किताब थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, एन इनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति भेद पर अंबेडकर की किताब इन्होंने पढ़ी। और पढ़ने के बाद समझ लीजिएगा कि उनके पूरे के पूरे विचार बदल गए। उनके पूरे के पूरे क्या हो गए? विचार बदल गए और सरकारी नौकरी छोड़ करके संपूर्ण जीवन सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक सत्ता में बदलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्होंने मान लिया कि जब तक हम सत्ता में नहीं आते तब तक हम अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर सकते हैं। यानी कि अंबेडकर जहां चाहते थे कि लोगों को वैधानिक अधिकार मिले, संगठित हों, शिक्षित बने और उनको वैधानिक अधिकार मिले, यानी कानून की तरफ से उनको अधिकार मिले। ये उससे एक कदम आगे बढ़ना चाह रहे थे कि हमें संविधान की तरफ से अधिकार तो है, लेकिन हमें संविधान में कुछ करने का अधिकार नहीं है। शासन व्यवस्था में अधिकार नहीं है, क्योंकि वो शासन व्यवस्था उन्हीं लोगों के हाथ में है। इसलिए इन्होंने राजनीतिक सत्ता पाने का अगला कदम उठाया, यानी कि अंबेडकर से थोड़ा-सा और आगे जाकर के। अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकार की बात कही, इन्होंने राजनीतिक सत्ता पाने की बात कही कि जब तक हमारी खुद की सरकार नहीं बनेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दोनों के बीच में एक विशेष डिफरेंस है और इस डिफरेंस को भी मैं क्लियर करूंगा। उसको आप सुनिएगा, समझिएगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीजें हैं। मैं उसके दो अंबेडकर और कांशीराम जी के जीवन के दोनों के विचारों के बीच में तुलना करूँगा और यहाँ पर मैं पहले जो चर्चा करना चाहता हूँ उसको समझ लीजिए।
दर्शन और त्रिसूत्रीय लक्ष्य इनका है क्या? क्या है इनका दर्शन और त्रिसूत्रीय लक्ष्य? देखिए, जब उन्होंने अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स पढ़ी, पढ़ने के बाद में इन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, क्योंकि भीतर तक ये पूरी तरह बदल गए थे। नौकरी छोड़ दी, विवाह न करने का पूरा इन्होंने डिसीजन लिया, व्यक्तिगत सुख सुविधाएं जितनी भी थी सब उनको छोड़ दिया गया और संपूर्ण जीवन बहुजन के लिए उन्होंने अपनाने का निर्णय ले चुके थे। बात इसके आगे की है कि आखिर इन्होंने अपना कंसेप्ट क्या रखा, इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य था, ध्यान रखना, दर्शन और लक्ष्य। नंबर एक, पहला लक्ष्य की बात करें कि सामाजिक आंदोलन को एक राजनीतिक सत्ता में बदलना, यानी कि राजनीतिक सत्ता इनको चाहिए, तब जाकर के ये कुछ कर पाएंगे। ये इनका उद्देश्य है, केंद्रीय दर्शन। पहले नेता जिन्होंने कहा था कि केवल सहायता के हम पात्र नहीं हैं, बल्कि हम शासन के अधिकारी हैं। पहली बार भारतीय राजनीति में किसी नेता ने दलितों को केवल सहायता के पात्र नहीं कहा, बल्कि शासन का अधिकारी माना कि हम लोग केवल सहायता के पात्र नहीं है कि संविधान के अनुसार हमें सुविधाएं मिली हैं तो वो केवल हमको दे दो। हम शासन में भागीदार बन सकते हैं और शासन के भागीदार हैं, ध्यान रखना। और यहां से उन्होंने कहा था कि मैं आपको पावर दिलाने के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि पावर ही सब कुछ है। जिसके पास पावर है उसके पास सब कुछ है। वी हैव द पावर, वी हैव एवरीथिंग। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, त्रिसूत्री फॉर्मूला के तहत सबसे पहले सामाजिक चेतना को बढ़ाने की बात कही उन्होंने, सामाजिक चेतना की। और सामाजिक चेतना क्या था? सदियों से शोषित और मानसिक रूप से गुलाम समाज को उनके अधिकार और उनके गौरव के प्रति जगाना कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, किस तरीके से हैं, और तुम्हारा सम्मान क्या होना चाहिए, तुम्हारी क्या भूमिका है, यह सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। एक दूसरा कदम था राजनीतिक संगठन बनाना, क्योंकि बिना राजनीतिक संगठन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहले लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को अधिकार के बारे में बताना। दूसरा कदम था राजनीतिक संगठन, बिखरे हुए वंचित वर्ग को एक बैनर के तहत उनको लाना और वोट को एक अचूक राजनीतिक हथियार के रूप में बनाना। तो उन्होंने कहा भी था कि हम केवल वोट बैंक नहीं हैं, वी आर नॉट ओनली द वोट बैंक, हमें अपनी चीजें बदलनी होंगी। वोट बैंक से सत्ता के दावेदार की यात्रा हमको तय करनी होगी। वंचित वर्ग केवल वोट बैंक नहीं है, बल्कि सत्ता का दावेदार भी है, और उसको हमको समझना होगा। और जब राजनीतिक संगठन बन जाएगा तो तीसरा होगा हमारा सत्ता पर नियंत्रण। सत्ता को बहुजन समाज के उत्थान का सीधा साधन बनाना। जब तक आप सत्ता पर कब्जा नहीं करेंगे, सत्ता पर आप नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। तो ये था इनका सीधा सीधा त्रिसूत्रीय लक्ष्य, यानी कि वोट बैंक से सत्ता का दावेदार बनाना और त्रिसूत्रीय, पहले बहुजन को मोबिलाइज करना, मोटिवेट करना, अधिकारों के बारे में बताना, फिर एक राजनीतिक पार्टी बनाना, राजनीतिक दल बनाना, जहां पर उस बैनर के तले सब लोगों को इकट्ठा करना और फिर सत्ता प्राप्त करना। यह त्रिसूत्री उनका लक्ष्य था, ठीक है। और उसके बाद उनको पास पावर है, ये आप समझ लीजिए। ये इनका कंसेप्ट था। अब बात आती है कि आखिर ये सब आया कैसे, किस तरीके से आया, किस तरीके से उन्होंने चीजें बताई थी। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था उनका, बहुत बड़ा, जिसको आपको समझना चाहिए, 85% की राजनीति का। कैसे? देखिए, उन्होंने जनसंख्या विभाजन के कंसेप्ट को उन्होंने समझा था। तो देखिए, उन्होंने कहा था कि अपर कास्ट केवल 15% है जो पूरी की पूरी राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करती है, जबकि बाकी 8% एसटी है, 12% माइनॉरिटी है, 21% एससी है और ओबीसी लगभग 44% है। तो ये चारों मिलकर के बन जाते हैं 85%। इन चारों को लेकर के उन्होंने अपना एक संगठन बनाने की उनको मुहिम छेड़ दी, उनको इकट्ठा करने की मुहिम छेड़ दी। ये था उनका कंसेप्ट। 85% बहुजन की एक नई परिभाषा उन्होंने दी। इट इज द न्यू डेफिनेशन, नई परिभाषा कि बहुजन केवल और केवल एससी नहीं है, ये सबके सब बहुजन है, बाकी अपर कास्ट है। इस चीज को लेकर के उन्होंने ये बात कही थी। ये एक कंसेप्ट था जो मैंने बताया।
कि इन सबको इकट्ठा करना था, इन सबको मोबिलाइज करना था, इन सबको प्रेरित करना था, इन सबको उनके अधिकारों के बारे में बताना था। इट इज द रीजन। अब मैं इसमें और भी चीजें मैं आपको बताऊं तो उसको आप समझिएगा। अब इन सब से पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांसीराम के विचारों की तुलना को लेकर के। इसको थोड़ा सा हम लोगों को समझना चाहिए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कांसीराम ने कहा था कि उन्होंने उनको रास्ता दिखाया, इसमें कोई शक नहीं है और हमें उस पर चलना है। डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को उन्होंने चुनावी राजनीति में बदला। कैसे? अंबेडकर का लक्ष्य क्या था? अंबेडकर का लक्ष्य था संविधान और विधिक व्यवस्था में अधिकारों को सुनिश्चित करना, यानी कि दलित वर्ग को, निम्न वर्ग को, वंचित वर्ग को अधिकार देना। ओके, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? इलेक्टोरल अर्थमेटिक एवं सीधी सत्ता प्राप्ति, यानी कि अधिकार तो हैं लेकिन अधिकार का हम उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए सत्ता प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। तो यहां पर अधिकार देना, यह सत्ता। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन और शिक्षा पर विशेष बल दिया, बौद्ध धर्म को अपनाया और शिक्षित बनो, एक बनो, और बौद्ध धर्म को अपना लिया क्योंकि वहां पर असमानता नहीं है, एकता की भावना है। इन्होंने कहा कि वोट और संगठन को राजनीतिक हथियार बनाओ, ये उनका मुक्ति का मार्ग है। बोले कि तुम्हारी मुक्ति तभी हो सकती है जब आप खुद को एक राजनीतिक सत्ता बना लोगे, राजनीतिक संगठन बना लोगे, वोट बैंक को अपना एक हथियार बना लोगे और सत्ता प्राप्त करोगे। लक्षित वर्ग कौन है? दलित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल एससी पर फोकस किया था और इन्होंने 85% बहुजन पर फोकस किया। एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज, ये दोनों के बीच में विशेष अंतर है। ठीक है। और संगठनात्मक तौर पर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया था, जो कि बहुत बड़ा संगठन नहीं बन पाया। उनके विचार तो फैले पूरे क्षेत्र में, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। लेकिन इन्होंने, डॉक्टर जो काशीराम जी है, इन्होंने सोचिएगा 3 संगठन बनाए, बामसेफ, डीएस4 और बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। इसका निर्माण किया और जब इसका निर्माण किया तो 3-3 चीजें इन्होंने बनाई और सब सीक्वेंस में बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। इसको भी पढ़िएगा तो लगेगा कि वास्तव में इस व्यक्ति का विजन जो है बिल्कुल क्लियर है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, एवरीथिंग इज क्लियर। और सत्ता के प्रति दृष्टिकोण, राज्य की शक्ति को साधन मानते थे कि राज्य के पास शक्ति होगी उससे हमें अधिकार मिलेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। जबकि ये कहते हैं कि राज्य की शक्ति को साध्य मानिए, उस पर कब्जा कीजिए, वहीं से आप अपने लिए कुछ कर पाओगे, सत्ता प्राप्त करो, शासन करो। दोनों के बीच में ये मूलभूत अंतर है 5 पॉइंट को लेकर के। तो आपका लक्ष्य क्या है, लक्षित वर्ग कौन सा है, मुक्ति का तरीका क्या है, संगठनात्मक विरासत क्या है और सत्ता के प्रति दोनों का दृष्टिकोण क्या है। इन 5 बिंदुओं पर अंबेडकर और काशीराम जी के विचारों के बीच में तुलना की है। होपफुली की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो हम इसको अब देख सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भाई इन्होंने संगठन निर्माण करने के बाद कैसे कैसे चीजें बढ़ाई आगे, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया। होपफुली कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चीजें रही हैं। अब बात आती है कि इन्होंने अपना केंद्रीय दर्शन आपको बता दिया। दर्शन था, त्रिसूत्रीय लक्ष्य था। अब इस लक्ष्य को पाने का तरीका क्या है? इस लक्ष्य को पाने का तरीका है इनका संगठन निर्माण। संगठन के लिए उन्होंने सोचिएगा ये फॉर्मूला दिया था N इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू सी, यानी कि नीड यानी कि जरूरत, डी फॉर डिजायर यानी कि इच्छा शक्ति, और स्ट्रेंथ यानी कि संगठन। इन तीनों के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, अगर इन तीनों को मिला दोगे तो रिजल्ट आएगा आपका सत्ता, यानी कि परिवर्तन जो आप चाहते हो। लेकिन अगर चीजें नहीं आप समझते तो नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है या आपके संगठन नहीं है, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए, ये इनका फॉर्मूला था और इसके लिए उन्होंने 3 संगठन बनाए थे। सबसे पहले बनाया 1971 में बामसेफ। बामसेफ का मतलब होता है ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। ये ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कंपनी एम्प्लॉइज फेडरेशन। अब ये क्या है? देखिए, ये एक अलग तरह का संगठन है। सबसे पहले कांशीराम ने किया
कि हमारे बहुजन समाज के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं, उन सबके अंदर चेतना को जगाना, उनको संगठित करना, उनको मोबिलाइज करना, यानी कि एक तरीके से कैडर बिल्डिंग करना। क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग अगर आपके साथ नहीं जुड़ा है तो आम आदमी आपके लिए बहुत कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि पढ़ा लिखे वर्ग से ही एक व्यक्ति से सोचिए सैकड़ों व्यक्ति जुड़े होते हैं, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में पढ़ा लिखा है और उसका प्रभाव समाज के बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। तो अगर ऊपर के टॉप क्लास उनके साथ जुड़ जाती है तो बहुत सारे निम्न वर्ग के लोगों को आप प्रभावित कर सकते हो। तो सोचिएगा, ये आधार भी उन्होंने किससे लिया? डॉक्टर अंबेडकर से आधार लिया। कौन सा? एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। उसको लेकर के उस मंत्र को उन्होंने लागू किया। सबसे पहले उन्होंने ये किया, शिक्षित वर्ग को इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना, एक कैडर बिल्डिंग कराना पूरे भारत में, पूरे क्षेत्र में। उसके बाद नंबर 2, उसके 10 साल बाद उन्होंने DS4 का नारा दिया। 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति ये बनाई इन्होंने। इसमें क्या हुआ? ये मास मोबिलाइजेशन है, ग्रामीण और श्रमिक वर्ग को इकट्ठा करने के लिए। ग्रामीण और श्रमिक वर्ग को, बाकी जो निम्न वर्ग है उस सबको इकट्ठा, यहां पर पढ़े लिखे वर्ग को इकट्ठा किया और यहां पर निम्न वर्ग को इकट्ठा किया। और निम्न वर्ग को इकट्ठा करके सड़क पर इकट्ठा करने की कोशिश की आम आदमी को। और उन्होंने इसमें नारा भी दिया था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। यानी कि इन तीनों को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो सब के सब DS4 हैं। DS4 तो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के सदस्य हैं, बाकी सब वही हैं। क्योंकि इनको इकट्ठा होना होगा 85% लोगों को। ये उन्होंने नारा दिया था इन सबको इकट्ठा करने के लिए। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने साइकिल से जाकर के, आम आदमी की तरह जा करके, गांव गांव में जाकर के उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करने की बात कही, संगठन किया, सारी चीजें बनाई, उन्होंने संघर्ष किया। और उसके बाद 3 साल बाद उन्होंने एक राजनीतिक संगठन बनाया, BSP, बहुजन समाज पार्टी। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन ही उन्होंने इस पार्टी का गठन किया। ये रहा। और इलेक्टोरल कैप्चर, आंदोलन को सड़क से सत्ता तक ले जाने के लिए, संसद तक ले जाने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए अंतिम वाहन माना। क्योंकि बिना राजनीतिक संगठन के आप सत्ता प्राप्त कर ही नहीं सकते, ये समझ लीजिएगा। और उन्होंने इसीलिए अपने खुद की निजी सत्ता के मोह को छोड़ दिया। तो इस तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें, खुद को अब कभी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं माना, बल्कि एक दलित स्त्री को, एक लड़की को उन्होंने प्रतीक के तौर पर इसकी कमान सौंपी, बहन कुमारी मायावती। मायावती को उन्होंने सत्ता की चाबी देने की कोशिश की, एक प्रतीकात्मक तौर पर, बसपा के नाम से। तो बसपा का संगठन इन्होंने बनाया और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और इसमें 85% को इकट्ठा करके बहुजन के रूप में इकट्ठा करने की कोशिश की। इसके माध्यम से क्या? पहला, निर्भरता को खत्म करना। स्वतंत्रता के बाद दलित वोट को केवल कांग्रेस का वोट बैंक नहीं मानना, जो अब तक कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, उसको हटाना। कांशीराम ने दलितों की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बढ़ावा देने की कोशिश की कि हम भी, हमारी भी स्वतंत्र राजनीतिक राजनीति हो सकती है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, पहचान हो सकती है। दूसरा, जाति के पार ब्रदरहुड, केवल दलितों को सीमित रहने के बजाय काशीराम ने SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों को जोड़कर एक बृहत शोषित वर्ग बहुजन का निर्माण किया, केवल SC को नहीं। और तीसरा, चेतना का प्रसार, पॉलिटिकल पेडागोजी, अंबेडकर के मेला ऑन व्हील्स, साइकिल और एग्जीबिशन ट्रंक्स के जरिए उत्तर भारत में अंबेडकर, फुले, पेरियार के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। सोचिए, छोटे छोटे साइकिल से ले लेकर गांव गांव में घूमना और लोगों के तक अपने विचारों को पहुंचाना, पेरियार के विचारों को पहुंचाना, अंबेडकर के विचारों को पहुंचाना, फुले के विचारों को पहुंचाना, लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को अपनी बात बताना, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। और इतना आसान भी नहीं रहा होगा, जब इस तरह की चीजें नहीं होंगी तो इतना आसान भी नहीं रहा होगा जैसा आप सोच सकते हैं। ओके, तो इट इज क्लियर। चलिए, अब इसके आगे हम बात करते हैं। इसका मतलब है, अब यहां से देखिए, सड़क के संघर्ष से सत्ता तक, 1971 त्याग, एक तरीके से 1971 में इन्होंने क्या कर दिया?
त्याग कर दिया, बामसेफ का गठन किया। बामसेफ का गठन, ये रहा। ओके, ये रहा। दूसरा, 82 में उन्होंने वैचारिक प्रहार किया। एक चमचा एज नाम की किताब लिखी 82 में, बहुत खतरनाक है ये, चमचा एज के नाम से। 81 में इन्होंने DS4 का गठन किया। 81 में DS4, ये रहा। इस तरीके से ये उन्होंने गठन किया। 84 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, बसपा की स्थापना की। हालांकि शुरुआत में चुनाव में 0 सीट मिली, लेकिन संघर्ष रहा, संघर्ष उन्होंने किया। 89 में पहली बार उनको सफलता मिली, लोकसभा में 3 सीटें, यूपी विधानसभा में 13 सीटें, कुल वोट बैंक मिले 9.4%। ये राजनीतिक संघर्ष है। 93 में गठबंधन का प्रयोग किया, सपा बसपा का ऐतिहासिक गठबंधन, जिससे 176 सीटें यूपी में मिली 1993 में। और उसके बाद 95 में ऐतिहासिक क्षण, यूपी में बसपा की पहली सरकार बनी, मायावती पहली दलित सीएम बनी 95 में। और 2007 में बसपा को यूपी में पूर्ण बहुमत, 206 सीटें, 30% वोट, सोशल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी जीत मानी गई थी। ये इस तरीके से बहुमत की 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी, यानी कि कांशीराम के सपनों का जो लक्ष्य था, जो उनके सपना था, जो लक्ष्य था, वो यहां पर पूर्ण होता दिखा। लेकिन यहां पर एक चीज आई होगी कि ये चमचा एज का कंसेप्ट क्या है, मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा और ज्यादा, और साथ के साथ मैं और भी कई सारी चीजों की चर्चा करूंगा। कभी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आप लोग समझेंगे, जैसे मैं चमचा एज के बारे में बताऊंगा, क्या है कैसे है, उसको समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इन्होंने मायावती को क्यों चुना था, मायावती को क्यों चुना था। तो देखिए, मायावती को चुनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ये उन्होंने एक राजनीतिक तरीके से सोच विचार करने के बाद नियोजित तरीके से इसको किया था। 77 में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रही एक दलित लड़की को पहचाना और उसके अंदर उसकी क्षमता को पहचाना। 84 में उसको संस्थापक सदस्य बनाया। 95 में उनको सरकार का पहला दलित मुख्यमंत्री बनाया। 2001 में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बन गई। हालांकि 2006 में कांशीराम जी की डेथ हो गई, उसके बाद उनकी पहली सरकार बन गई। बात यह कि मायावती क्यों? देखिए, निजी सत्ता को तो कांशीराम जी ने छोड़ दिया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन के उत्थान के लिए लगा दिया और मायावती को आगे किया। मायावती को आगे करने का पीछे दो रीजन थे, एक दलित व्यक्ति का आगे बढ़ना और ऊपर से महिला। यानी कि देखा जाए तो परंपरागत जो व्यवस्था थी हमारी, इन दोनों को सबसे नीचे रखा जाता था हमारी परंपरागत व्यवस्था में। महिलाओं को अधिकार नहीं थे, दलितों को अधिकार नहीं थे, पूरे प्राचीन व्यवस्था में ना के बराबर हमेशा दबा के रखा जाता था, पीछे रखा जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन दोनों को ऊपर उठाया और सत्ता का प्रतीक बना दिया, महिलाओं को ऊपर उठाने का प्रतीक। यानी कि इसके माध्यम से उन्होंने अपने आप को एक ऐसे महानायक के रूप में प्रस्तुत किया जिसने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। लोकतंत्र के वास्तविक संस्थापक के तौर पर हम इसको कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समावेशी मूल्यों को उन्होंने बढ़ावा दिया। कौन सोचेगा कि अपनी जगह पर किसी दलित महिला को बढ़ा दिया जाए, एक तो महिला ऊपर से दलित। ये पूरी पूरी परंपरागत व्यवस्था का पतन को दर्शाता है, उनके डिक्लाइन को दर्शाता है कि हमने एक नया माइलस्टोन खड़ा कर दिया। ये रहा महिला का अधिकार, महिला सीएम, और ऊपर से दलित। तो दोनों प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने चुने थे। और इसी समय उन्होंने जो एक कंसेप्ट दिया था वो था आपका चमचा एज वाला, उसको भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले उनकी राजनीतिक विरासत और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उनकी रणनीति के बारे में जरूर जान लें। उन्होंने देखिए पहली बात तो यह की कि वोट को एक लोकतांत्रिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, कि दलित केवल एक वोट बैंक नहीं है बल्कि एक हथियार है, वोट उनका एक हथियार है, ये उन्होंने
बता दिया इसके माध्यम से। यानी कि जाति को केवल सामाजिक अभिशाप से निकाला ही नहीं, बल्कि एक सत्ता की चाबी उनके रूप में दे दी। दूसरा, दलित ब्राह्मण ओबीसी का अभूतपूर्व गठजोड़ 2007 में ये उभर के सामने आया, जिसकी वजह से पूर्ण बहुमत की सरकार निकल के आई सामने। ये रही। इसी को कहा गया सोशल इंजीनियरिंग। इसमें ब्राह्मणों को भी जोड़ लिया गया था कि भाई आ जाइए। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मणों को जुड़ना पड़ा सत्ता में बने रहने के लिए, या कह लीजिए कि इनको सत्ता में पूर्ण सत्ता प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को जोड़ना पड़ा। बोले कि ओके, अब हमारी चाबी हमारे हाथ में है। रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स, लोकतंत्र के हर स्तर पर शासन प्रशासन में इन्होंने अपने प्रोपोर्शनल के आधार पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही कि सीधे सीधा हम इनको अधिकारों को लेंगे। इसके लिए बड़ा खतरनाक इनका एक नारा भी था, जिसको मैं आगे बात करूंगा। बहुत खतरनाक नारा था, उसको सुनिएगा। कैसे जनता को इन्होंने मोबिलाइज किया। और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, किसी भी सवर्ण वर्चस्व वाली पार्टी जैसे कांग्रेस हो या कोई भी हो, उसका पिछलग्गू बनने से साफ इनकार कर दिया और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वतंत्र सौदेबाजी की। बोला मैं किसी का पिछलग्गू नहीं बनना है, हमें अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी चाहिए, बार्गेनिंग पावर हम हैं। तो आइए सामने बैठिए ना, बराबर पर बात करेंगे। और इसमें उन्होंने कई सारे आइडियोलॉजिकल आर्सेनल्स उन्होंने दिए, कई सारे उन्होंने नारे दिए। कांशीराम के नारे केवल भीड़ जुटाने वाले शब्द नहीं थे, बल्कि एक वास्तव में एक व्यवस्था थी पूरी की पूरी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसका मतलब है हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, अधिकार नहीं, भागीदारी चाहिए। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। यानी कि ये प्रशासन और ये शासन। बोले वोट के माध्यम से हम शासन में भागीदारी करेंगे, सत्ता प्राप्त करेंगे, और आरक्षण के माध्यम से हम प्रशासन में भागीदारी करेंगे। यानी कि शासन और प्रशासन दोनों में बहुजन के वर्चस्व को स्थापित करने की इनकी रणनीति है। तीसरा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकारी जमीन थी कौन सी? एससी एसटी ओबीसी की, यही सबकी तो जमीन थी। सरकारी जमीन का मतलब क्या है? इन्होंने कह दिया आर्थिक न्याय और भूमि सुधार। बोले कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि सदियों से इनसे सब कुछ छीन लिया गया। ना इनके पास जमीन का अधिकार है, ना संसाधन का अधिकार है, ना कुछ है। तो आज के बाद जो कुछ भी होगा हम लेंगे, हमको मिलना चाहिए लैंड राइट्स की प्रत्यक्ष मांग। बाद में मायावती सरकार की नीति ये बनी थी कि भाई लोगों को जमीन दी जाए। बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, सर्व समाज की स्थापना, 85% वंचितों के कल्याण पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया। और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। कांशीराम ने वोट बैंक के मॉडल को अस्वीकार कर दिया और खुद सत्ता की भागीदारी करने की कोशिश की। यह समझ लीजिएगा। ये रहा। अब इसी में जाकर के बात आई चमचा एज। अब चमचा एज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की डेट में दो शब्द चलते हैं, चमचे और भक्त। चमचे कहे जाते हैं कांग्रेस के फॉलोअर्स को, जो कांग्रेस की विचारधारा को आंख बंद करके पूरी तरह मानते हैं। और भक्त कहे जाते हैं बीजेपी के फॉलोअर्स। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन उस समय बीजेपी का उतना उभार नहीं था, इसलिए काशीराम ने एक चमचा शब्द गढ़ा और उस पर एक किताब लिखी बाकायदा, इलीट कैप्चर। चमचा एज 1982 में इलीट कैप्चर। अब चमचा किसको कहा गया? 24 सितंबर 1982 को इसका प्रकाशन किया था। उसी दिन जिस दिन सोचिएगा 50 वर्ष पूरे हो गए थे किसके? पूना पैक्ट के। पूना समझौता, गांधी अंबेडकर के बीच में एक पूना समझौता हुआ था आरक्षण और आपके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेकर के, इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर के। तो उस चीज को लेकर के उस पैक्ट के 50 साल बाद काशीराम ने यह किताब लिखी। और यह किताब क्या है? चमचा उन लोगों को कहा गया जो दलित नेता समुदाय के हितों को छोड़कर सवर्ण वर्चस्व वाली पार्टियों के उपकरण बन गए, उनके पिछलग्गू बन गए। उनको चमचा कहा जाए ना, अरे ये तो चमचे हैं कांग्रेस पार्टी के या फलानी पार्टी के, ये उनके पिछलग्गू हैं। ये अपने समाज को नहीं देखते, बस उनको देखते हैं और अपने आप को बनाए बचाए रखना चाहते हैं, अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, बस उनको कहा गया। कांशीराम ने आंकड़े दिए कि 1957 की लोकसभा में केवल 22% आरक्षण के बावजूद 47% निर्वाचित सांसद ब्राह्मण थे।
सोचिएगा कि एससी एसटी को 22.5% आरक्षण था और उसमें भी सोचिए 47% सांसद ब्राह्मण बन गए। कैसे भाई? ये उन्होंने आंकड़ा दिया। एससी एसटी प्रतिनिधि केवल नाम मात्र के थे और उनके पास शक्ति कुछ भी नहीं थी। देयर इज नो अथॉरिटी, नो पावर। यानी कि समझ लीजिएगा, यानी कि शक्ति शून्य थे, शक्ति उनके पास नहीं थी, अधिकार नहीं थे, बस केवल उस पार्टी के सदस्य थे। पार्टियों के उनकी बातों को मानना पड़ता था। निर्भरता का जाल, कांग्रेस ने दलितों को केवल एक रिप्रेजेंटेशन दिया, शक्ति नहीं दी। ये उनका मानना था कि कांग्रेस ने उन्हें केवल और केवल क्या दिया था कि तुम सांसद बन जाओ, विधायक बन जाओ, बस अधिकार नहीं है आपके पास। इसलिए आज भी देखते होंगे कि मायावती सबसे ज्यादा हमलावर जो रहती है वो कांग्रेस पर रहती हैं, बीजेपी पर उतनी हमलावर नहीं रहती, क्योंकि उनकी विचारधारा में वो वहीं से मिला हुआ है, उनके दिमाग में वो सेट है, सारी चीजें हैं। और उनका मानना था कि ये पार्टियां जो हैं, उच्च वर्ग की पार्टियां दलितों को केवल चमचा बना के रखना चाहती हैं, उन पर निर्भरता बनाए रखना चाहती हैं, उनको वास्तविक सत्ता नहीं देना चाहती। उन्होंने दलितों को चमचा व्यवस्था का बहिष्कार करने और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बनाने का आश्वासन दिया, आह्वान किया कि हमें चमचा नहीं बनना है, इनसे भी दूर रहिए, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, अपनी बात रखिए, अपनी सत्ता ग्रहण कीजिए, ना कि उच्च वर्ग व्यवस्था की पार्टियों वाली राजनीति में जाकर के बस उनके चमचे नहीं बनना है और उनको हमको समर्थन भी नहीं देना है। हमें समर्थन भी नहीं देना है। तो ये था। और फिर उन्होंने एक नेता नहीं, नेता से जरूरी एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना। उन्होंने बसपा को, सत्ता को उन्होंने नहीं चुना, बल्कि उन्होंने लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का एक रास्ता तैयार किया, एक संस्थान तैयार किया, एक संगठन तैयार किया। दूसरा, आइडियोलॉजी दी। स्वयं सीएम बनने से व्यक्तित्व पूजा बदल सकती थी, लोग उनकी पूजा कर सकते, तो उन्होंने मंत्र दिया, एक नेता नहीं, लाखों नेता तैयार करने हैं। लॉन्ग टर्म विजन, लक्ष्य एक चुनाव जीतना नहीं था, बल्कि बहुजन समाज को स्थायी रूप से सत्ता का दावेदार बनाना था, जो आज की डेट में काफी हद तक आपको बनते हुए दिख भी रहा होगा, काफी हद तक। चौथा, सिंबॉलिक डिसरप्शन। मायावती एक सीएम नहीं है, बल्कि वो प्रतीक हैं, उस परंपरागत व्यवस्था का प्रतीकात्मक पतन है जिसमें सदियों से दलित स्त्रियों को सबसे नीचे रखा गया। एक तो दलितों को, ऊपर से स्त्रियों को भी ये नीचे रखा गया। और स्वास्थ्य संबंधी सीमाएं, उनको 1990 के दशक से ही थोड़ी सी समस्याएं आने लगी थी, इस वजह से उन्होंने सत्ता ग्रहण नहीं की थी। ये रीजन था। और इस तरीके से उन्होंने एक एक करके मायावती को आगे तक पहुंचाया, सत्ता उन्होंने दी और इस तरीके से उन्हें स्टेट पावर दे दी, लीडर उभारा, कैडर दिया, सक्सेसर बनाया और स्टेट की पावर दे दी 2007 में। ये रहा। अब दूसरों से काशीराम कैसे अलग है, उनकी विशिष्टता और नेतृत्व कैसे है? देखिए, पारंपरिक दलित नेतृत्व क्या था जो इससे पहले चलता था? वो कांग्रेस का या उच्च वर्ण की पार्टियों के पिछलग्गू थे। इन्होंने कहा था कि हमें सत्ता पर सीधा दावा करना है, हमें पिछलग्गू नहीं बनना। पहले के जो नेता केवल सामाजिक सुधार चाहते थे, सोशल रिफॉर्म, ये सत्ता पाना चाहते हैं, सत्ता पा करके अपना खुद विकास करेंगे। पहले के लोगों ने किसी प्रकार का कोई कैडर नहीं बनाया, केवल खुद नेता बन जाते थे, अपने साथ के लोगों को अपना केवल समर्थक बनाए रखते थे। इन्होंने बाकायदा बॉटम 3 टियर लेन बनाई, वामसियत, डीएस4, बसपा, पूरा का पूरा एक कैडर डेवलप कर दिया। हरिजन और दलित वर्ग तक सीमित थे वो लोग, केवल एससी तक। इन्होंने 85% को टारगेट किया और वो केवल बौद्धिक शैक्षणिक भाषा या याचना की भाषा जानते थे जिससे कि उनको सम्मान मिलता रहे। इन्होंने कहा कि आक्रामक जनभाषा और व्यवस्था को चुनौती देने वाली, उन्होंने संगठन का निर्माण किया जो व्यवस्था को चुनौती देता हो। और इस तरीके से ये सारी चीजें उन्होंने की थी। अब बताइए, क्या ऐसी कंडीशन में उस 85% वर्ग को सत्ता पहुंचाने वाला, सत्ता तक पहुंचाने वाला, सत्ता दिलवाने वाला, उनको अधिकारों को दिलवाने वाला, अधिकार बताने वाला नहीं, अधिकार दिलवाने वाला, क्या ऐसे व्यक्ति को वास्तव में बहुजन नायक नहीं कहा जाएगा, मान्यवर नहीं कहा जाएगा? क्या उसे दलितों का, एक बहुजन का मसीहा नहीं कहा जाएगा, जिसने अपने लिए नहीं बल्कि सब समाज के लिए की बात की? क्या ऐसे व्यक्ति को भारत का रत्न नहीं कहा जा सकता, जिसने इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा योगदान दिया हो?
क्या ऐसी कंडीशन में 85% लोगों की नुमाइंदगी करते हुए लोग अगर कहें कि इन्हें भारत रत्न दीजिए, तो और क्या चाहिए? अंबेडकर ने आंदोलन किया दलितों की आवाज, दलितों के अधिकार को उठा करके, और इन्होंने उनको राजनीतिक सत्ता दे करके शासन प्रशासन में भागीदारी का पूरा एक मौका दिया। आपको अपने अधिकारों को न केवल बताया, बल्कि अधिकार लेने के लायक बनाया कि अधिकार ले सकते हैं और चला सकते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन 2012 के बाद बसपा का पतन हो गया। अब वो क्यों हो गया, अब आप समझ सकते हो। पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद 2024 तक लोकसभा में बीएसपी 0 सीटों पर आ गई। कांशीराम को उत्तराधिकारी तो मिली, लेकिन उसी सोच नहीं बची। कारण, कांशीराम जी की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं बदल गई। वैचारिक विचलन, जो मूवमेंट था, पार्टी थी, वो धीरे 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 आंदोलन समाप्त हो गया और राजनीतिक केंद्रित, सत्ता केंद्रित राजनीति रह गई। मूवमेंट खत्म हो गया। कहीं ना कहीं लोगों के मन में बेचैनी, बामसेफ जैसे चीटें संस्थाएं कमजोर पड़ गईं, क्योंकि कहीं ना कहीं बामसेफ जैसे संगठनों को इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। कैडर बिल्डिंग, आइडियोलॉजी ट्रेनिंग, ये सब खत्म हो गया और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरिट की जगह पर मनी पावर का आरोप लगा और धीरे धीरे इनके विचारों में भी परिवर्तन आया, या कह सकते हो कि कुछ सच्चाई भी हो सकती है, या कुछ लोगों ने नैरेटिव सेट कर दिया। लोग इनसे दूर हटने लगे। सोशल इंजीनियरिंग की विफलता, उस समय ब्राह्मण दलित ओबीसी तीनों का गठबंधन टूट गया। ओबीसी मुस्लिम वोट सपा की तरफ चला गया, सवर्ण वोट बीजेपी की तरफ खिसक गया, तो ये कमजोर पड़ गए। और चौथा, पर्सनैलिटी कल्ट, व्यक्तित्व पूजा, टॉप डाउन अप्रोच, नीचे से लेकर ऊपर तक लोकतंत्र खत्म हो गया और दूसरी पंक्ति के नेता विकसित नहीं हो पाए और एक ही व्यक्ति ने रह गया, एक ही नेता रह गया, बहन मायावती। बस, इसके अलावा कोई नेता नहीं बन पाया और जो बनने की कोशिश किया या तो निकल गया या वो निकाल दिया गया, हटा दिया गया। और 2026-27 में अब जैसे जैसे राजनीति बदल रही है इस समय, अब सोचिए वो सभी पार्टियां जिन्होंने इनका विरोध किया था, या कह लिए जिनके विरोध में ये उभर के आई थी, कांग्रेस, राहुल गांधी द्वारा इनकी भारत रत्न की मांग, दलित गौरव संवाद के जरिए दलित वोट बैंक की वापसी करने का प्रयास कर रहा है कि उनको वापस मिल जाए। समाजवादी पार्टी का पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मूलतः 85% के बहुजन मॉडल का ही सेकंड वर्जन है। अब ये इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं, ये कुछ हद तक उन सभी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और बीजेपी का दलित प्रतीकों का एप्रोप्रिएशन, दलित प्रतीकों को अपनाना, यानी कि काशीराम को सामाजिक न्याय का प्रणेता के रूप में कैलेंडर स्मारकों में शामिल करना। यानी कि ये सभी की सभी पार्टियां अब काशीराम की विरासत को अपनाना चाहती हैं, उसको अपने साथ जोड़ना चाहती हैं, यानी उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं। और जब ये जोड़ रही है तो कहीं ना कहीं काशीराम की जो अपनी व्यवस्था थी वो कमजोर पड़ रही है। मायावती कहीं ना कहीं इसी वजह से कमजोर पड़ रही है। कुछ उनकी खुद की कमियां, कुछ अपने व्यक्तित्व, कुछ अपनी अन्य चीजें, और दूसरा सामने वाले की तरफ से चुनौतियां, ये सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अति जाति केंद्रित राजनीति भी इसकी एक सीमा है काशीराम जी की। संस्थागत विफलता, एक मजबूत उत्तराधिकारी होन चुना, लेकिन मजबूत आंतरिक लोकतांत्रिक संस्था नहीं बना पाए। अवसरवादिता, अपॉर्चुनिस्ट, सत्ता प्राप्ति के लिए वैचारिक विरोधियों बीजेपी के साथ बार बार गठबंधन बनाना और तोड़ना। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हुआ। और भौगोलिक सीमा, बीएसपी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी रूप से नहीं हो पाया, ये यूपी सेंट्रिक पार्टी बन करके रह गई, बाकी अन्य में एक दो सीटें कहीं कहीं मिल जाती हैं बस, तो ये विस्तार नहीं कर पाए। ये इनकी सीमा है। और ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों में आपसे पूछा जा सकता है, सोशल जस्टिस में, पॉलिटी में, और आपके सोशल इश्यूज से जुड़ा हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, लेकिन इसका मतलब हो गया कि इनका बात देखा जाए तो योगदान क्या है। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स को मुख्य धारा में स्थिर कर दिया। लोकतंत्र का वास्तव में क्या किया, विस्तार किया। और इलीट कैप्चर अलर्ट, चमचा एज की अवधारणा को खारिज करके एक मजबूत अपना खुद का एक व्यक्तित्व, खुद की एक पहचान बनाई। अकादमिक वैश्विक मान्यता, उनका कैडर टू पावर का जो मॉडल है आज भी एक बहुत बड़ा विश्व स्तर पर अध्ययन का विषय है कि ये कैसे होता है। ये इनका कंसेप्ट है। वास्तव में काशीराम भारत के सच्चे रत्न इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने जनता की भाषा में राजनीति की,
अल्टीमेट डिसरप्शन, सदियों से शोषित समाज को एक महिला के नेतृत्व में राजनीतिक रूप से सत्ता प्राप्ति के लिए संगठित कर दिया। रिप्रेजेंटेशन, हिस्सेदारी राजनीति को राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बना दिया और वोट बैंक से 85% वर्ग को राजनीतिक सत्ता का हथियार बना दिया। ये इनका योगदान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि काशीराम सच्ची में भारत का रत्न है, भारत के रत्न हैं, और मैं भी समर्थन करता हूं कि भाई अगर इतना बड़ा योगदान है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जिन्होंने करोड़ों वंचितों को बताया कि लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी है। और इस क्लास की पीपीटी के लिए आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।